ओके, तो कल हमने कहाँ तक देख लिया था? हमने देखा था जियोडेटिक सर्वे और प्लान सर्वे। प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में क्या डिफरेंस था वो हमने कल अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सर्वे हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, पहला है आपका लैंड सर्वे। पहला है आपका लैंड सर्वे। अब लैंड सर्वे क्या होता है भाई? जो भी सर्वे आपका लैंड के ऊपर होगा, किसके लिए? एरिया कैलकुलेशन के लिए, उस सर्वे को हम बोल देंगे लैंड सर्वे। ठीक है, जब भी आप कहीं पे जाते हो, लैंड को मेजर कर रहे हो, उसका एरिया निकाल रहे हो, तो उसे सिंपल क्या बोलेंगे? लैंड सर्वे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सर्वे डन ऑन लैंड, डन ऑन लैंड फॉर कैलकुलेटिंग एरिया, फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया। ओके, नेक्स्ट आपका सर्वे है टोपोग्राफी सर्वे। नेक्स्ट आपका सर्वे है टोपोग्राफी सर्वे। टोपोग्राफी सर्वे। अब यहाँ पे टोपो लिखा हुआ है, तो टोपो का मतलब क्या होता है? आपका जहाँ पे अंडुलेशन हो। ठीक है, टोपोग्राफी मतलब इनइक्वालिटीज ऑफ लैंड सरफेस, मतलब आपका सेम सरफेस नहीं है, कहीं पे ऊपर है कहीं पे नीचे है। तो ये जो सर्वे किया जाता है, ये स्पेशली यही डेटा मार्क करने के लिए किया जाता है। आपके मैप के ऊपर जब मैप बनाए जाते हैं, तो कहाँ पे आपका लैंड ऊपर है, कहाँ पे लैंड आपका नीचे है। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ तो इनइक्वालिटीज ऑफ लैंड के लिए हम क्या करते हैं? इस सर्वे को बनाते हैं और अपने नेचुरल फीचर, जैसे आपका नेचुरल या आर्टिफिशियल फीचर, उनको लोकेट करते हैं मैप के ऊपर, जैसे आपका रिवर, हिल, रोड एक्सेट्रा। तो टोपोग्राफी में हर एक चीज होगी। टोपोग्राफी में आपकी हर एक चीज होगी। ठीक है, आपके नेचुरल फीचर भी होंगे और आपके क्या होंगे? आपके आर्टिफिशियल फीचर भी होंगे। ठीक है, ओके, तो इसको लिख लेते हैं। टोपोग्राफी क्या है? कंडक्ट टू ऑब्टेन, कंडक्ट टू ऑब्टेन डेटा टू make a map indicating inequalities of land surface by measuring deviation deviation and to locate natural and artificial feature on earth। एग्जाम्पल क्या क्या है आपका? रिवर, हिल, रोड्स एक्सेट्रा। तो टोपोग्राफी क्या बताता है? टोपोग्राफिक सर्वे हम क्यों करते हैं? अपने लैंड के ऊपर करते हैं। ठीक है, कहाँ पे आपका लैंड में कितना डेविएशन है, कहीं पे ऊपर है कहीं पे नीचे है। ठीक है, वो लोकेट करने के लिए, साथ के साथ हमारे नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर्स को लोकेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो सर्वे है आपका वो है कैडेस्ट्रियल सर्वे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सर्वे जो है आपका, दैट इज कैडेस्ट्रियल सर्वे। कैडेस्ट्रियल सर्वे क्या है? अब ये सर्वे क्या होता है? ये सर्वे वो सर्वे होता है जो हम कहाँ पे करते हैं? प्रॉपर्टीज लाइन को डिफाइन करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? सर्वे बनाते हैं हम, करते हैं किसके लिए? प्लॉट की डिटेल बनाने के लिए। आपने देखा होगा, जब आपने प्लॉटिंग मैप देखा होगा, तो उसमें रोड कहाँ पे है, आपकी ये प्लॉट इस तरीके से डिवाइडेड रहते हैं। ठीक है, तो प्लॉट, इसमें हम क्या करते हैं? प्लॉटिंग वर्क के लिए और आपकी जो भी एरिया, इसकी बाउंड्रीज को मार्क करने के लिए हम कौन सा सर्वे करते हैं? आपका कैडेस्ट्रियल सर्वे करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज लाइन को डिफाइन करने के लिए जो सर्वे होगा, उसे बोलेंगे कैडेस्ट्रियल सर्वे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द सर्वे
conduct, to define properties line, properties लाइन की जगह लेआउट लिख दो, प्रॉपर्टीज लेआउट ऑफ बाउंड्रीज, properties layout of boundaries of the field, houses etc. ठीक है। तो जो भी सर्वे आपका प्रॉपर्टीज की बाउंड्रीज को लोकेट करने के लिए किया जाता है, यानी प्रॉपर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए किया जाता है, उसे बोलते हैं कैडेस्ट्रियल सर्वे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका जियोग्राफिकल सर्वे। नेक्स्ट आपका देखते हैं जियोग्राफिकल सर्वे। नेक्स्ट देखते हैं जियोग्राफिकल सर्वे। नेक्स्ट है आपका जियोग्राफिकल सर्वे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम स्किप कर देते हैं। जियोग्राफिकल सर्वे मतलब सिंपल जो ज्योग्राफी को बताएगा, सिंपल ये टोपोग्राफिक सर्वे के अंडर ही आ जाता है। ठीक है, इससे दिस इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी को डिफाइन करने के लिए होता है कि किस तरह की आपकी ज्योग्राफी है, यानी आपका वही टोपोग्राफी से रिलेट करता है कि कहीं पे आपका लैंड ऊपर है, कहीं पे आपका लैंड नीचे है, तो ये सेम वही है। ठीक है, तो इसकी जगह हम जो देखते हैं वो देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे क्या है? जो आपका सर्वे हम हैवी बॉडीज के लिए करते हैं, हैवी बॉडीज जैसे आपका प्लैनेट, आपका स्टार्स, आपको जो ये सन से अर्थ की दूरी या फिर किसी भी आपके प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस, ये किससे मेजर की जाती है? इसी से की जाती है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे से। तो जितने भी सर्वे आपके हैवी बॉडीज के लिए होते हैं जैसे प्लैनेट, स्टार और जो भी आपके बाकी फीचर्स हैं जो हमारे क्या बोलते हैं आपके गैलेक्सी में अवेलेबल, जो अभी मतलब है करंटली है, उनको उनकी पोजीशन देखने के लिए, उनका स्पीड, किस स्पीड से वो मूव कर रहे हैं, वो सब देखने के लिए हमारा जो सर्वे होता है वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्वे डन ऑन हैवी बॉडीज, like sun, star, planet, etc. ठीक है, to know the position, and distance between them, तो वो सर्वे क्या, उस सर्वे को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एरियल सर्वे। नेक्स्ट जो सर्वे है आपका दैट इज एरियल सर्वे। अब ये एरियल सर्वे क्या है, ये कब किया जाता है? देखो, जब भी आपको सर्वे की डिटेलिंग बहुत जल्दी चाहिए, सपोज अभी मैं कहीं पे ग्राउंड में जा रहा हूँ सर्वे करने, अभी मुझे मेजरमेंट करने में बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि मैंने क्या करना है, चेन और टेप के साथ वर्क करना है, अपना डंपी लेवल के साथ वर्क करना है, मुझे एक एक ऑब्जर्वेशन लेने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे बहुत जल्दी डिटेलिंग करनी है तो मैं किसका यूज करता हूँ? एरियल सर्वे का। इसमें क्या करते हैं, कोई भी आपका हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन हम लेंगे, उसके ऊपर एक कैमरा फिट करेंगे और उससे क्या करेंगे, उसको उस लैंड के ऊपर लेके जाएंगे और वहां पे क्या करेंगे, हर सेकंड के बाद जो है पिक्चर क्लिक करना स्टार्ट कर देंगे और बाद में जितना भी ये पिक्चर क्लिक होता है इसको लेके आते हैं आपका लैब में और फिर इनको क्या किया जाता है, मर्ज किया जाता है। उसके बाद जितनी भी डिटेलिंग होती है वो सारी लैब में या फिर जो भी आपका ऑफिस है उसमें की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर और प्लेन को लेके जाते हैं, उसके ऊपर हम कैमरा फिट करेंगे और पिक्चर लेना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बहुत ही जल्दी इससे सर्वे होता है। अब एक्यूरेसी की अगर बात करूं तो एक्यूरेसी उतनी नहीं रहेगी क्योंकि हम जो जिसमें टाइम लग रहा है, सिंपल सी बात है, उसमें एक्यूरेसी ज्यादा रहती है।
इसमें उसमें इसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं लेती है लेकिन रहती है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम सर्वे को बहुत जल्दी जो है ऑपरेट कर सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी जो है कर सकते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोटोग्राफ are taken with camera with camera fitted fitted on aeroplane and helicopter। ओके, नेक्स्ट और जो लास्ट सर्वे है आपका जियोलॉजिकल सर्वे। नेक्स्ट जो लास्ट सर्वे है आपका जियोलॉजिकल सर्वे। अब ये जियोलॉजिकल सर्वे क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे क्या है? अभी देखो मुझे क्या बताना है, जियोलॉजिकल सर्वे में जो ये करते हैं हम क्यों करते हैं, ये सरफेस ऑफ सब सरफेस यानी सरफेस के ऊपर या सरफेस के नीचे दोनों जगह ये होता है। किस लिए? अभी देखो अगर मैं कहीं पे जियोलॉजिकल सर्वे करता हूँ तो वहां पे मैं क्या सरफेस पे अगर जानने के लिए, चलो सब सरफेस का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज कैसी सॉइल है, यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल किसके लिए अच्छी होती है? कॉटन की खेती के लिए अच्छा होता है, ठीक है। अगर मैं कहीं और जगह जाऊं तो देखूंगा यहाँ पे एक ऐसी सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे रॉक है बहुत नीचे या नहीं है, या फिर कोई भी आपका रिजर्व मिनरल है, या किस टाइप की रॉक है वहां पे, किस टाइप की सॉइल है वहां पे सरफेस के ऊपर या सरफेस के नीचे, ठीक है। तो उनके लिए जो हम सर्वे करते हैं वो होता है जियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। तो जियोलॉजिकल सर्वे क्या सिंपल सर्वे है जिसको हम क्या करते हैं सरफेस या सब सरफेस पे करते हैं। सरफेस पे अगर सॉइल देखनी है कि कौन सी सॉइल है, किस खेती के लिए कौन सी सॉइल अच्छी होगी, ठीक है। या फिर अगर आप सब सरफेस में जाओ तो यहाँ पे कौन सी रॉक स्टेटा है, यहाँ पे इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, किस टाइप की रॉक है, ठीक है। ये सब जानने के लिए हम कौन सा सर्वे करते हैं? जियोलॉजिकल सर्वे करते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ surface surface and subsurface of different reserves like minerals, rock, uh, types types of soil, etc। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट सर्वे थे जो हमने देख लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। तो जो प्रिंसिपल ऑफ सर्वे है वो क्या है हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो पहला प्रिंसिपल है आपका सर्वे का दैट इज होल वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। अब सिंपल सी बात है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब क्या है? सपोज सपोज मैं कोई भी लेंथ मेजरमेंट कर रहा हूँ ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, और मैंने लिया 5 मीटर की चेन ली। सपोज मैंने 5 मीटर की कोई चेन ली या 5 मीटर का टेप लिया, और इसकी जो डिस्टेंस है, ठीक है, सपोज यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 20 है, तो मुझे कितनी बार लेना पड़ेगा? 4 बार। कितनी बार मेजर करना पड़ेगा? 4 टाइम्स। अब देखो अगर सपोज आपका चेन में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन द सेंस आपका टेम्परेचर चेंज हुआ और इस चेन की क्या हो गई? लेंथ चेंज हो गई, क्योंकि चेन की कुछ ना कुछ, जो चेन किससे बना होता है? आयरन या फिर स्टील से बना होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? थर्मल एक्सपेंशन अगर होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा थर्मल एक्सपेंशन की वजह से वो एक्सपेंड करेगा, टेम्परेचर कम हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे चेन की लेंथ जो है वो चेंज हो जाती है, चेन की लेंथ क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो सपोज अगर इसमें ये 5 मीटर ना होके कुछ और बढ़ गया, सपोज ये हो गया 5.10 मीटर, तो जब आप मेजरमेंट करोगे तो हर टाइम क्या हो रहा है? ये 0.10 का जो है एरर एक्यूमुलेट होते जा रहा है। तो पहले 0.10 का इसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा,
दूसरे में 0.10 का एक्यूमुलेट हो जाएगा, तीसरे में 0.10 का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो जनरली जब हम क्या करते हैं, पार्ट से होल में जाते हैं, मैं पार्ट मेजर कर रहा हूँ, छोटे छोटे पार्ट मेजर कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं होल की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरी एरर क्या हो रही है, एक्यूमुलेट हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो हम क्या करते हैं, सर्वे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सीधा एक ही चेन लूंगा, कौन सी, 20 मीटर की, ठीक है, 20 मीटर की, उसको एक्यूरेटली मेजर कर लूंगा। मैंने मेजर कर लिया, चाहे अब आप चाहे देखो कि अगर इस 20 मीटर चेन में भी क्या हो सकती है, एरर हो सकती है, लेकिन वो एरर एक्यूमुलेट नहीं होगी कभी। अगर एरर सपोज ये है कि यहाँ पे ये इसमें भी थर्मल एक्सपेंशन आ रखा है, वो 0.10 मीटर का आ रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे तो एक्यूमुलेशन की वजह से 0.40 एक्यूमुलेट हो गया, लेकिन यहाँ पे आपकी एरर जो है वो कम ही रहेगी हमेशा। तो हम हमेशा क्या करते हैं, होल टू पार्ट करते हैं। तो सपोज ये कोई लैंड है और मैंने इसमें सर्वे करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने स्टेशन लगाया, यहाँ पे स्टेशन लगाया, यहाँ पे स्टेशन लगाया, स्टेशन, मैंने कुछ स्टेशन स्टैब्लिश किए, ठीक है, तो मैंने ये स्टेशन स्टैब्लिश किए, मैंने ये लाइंस मेजर की अच्छे से एक्यूरेटली, बाहर की लाइंस आप ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करोगे, और फिर मैं अंदर की तरफ मेजरमेंट करूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये सारी लाइंस को एक्यूरेटली मेजर कर लिया। अब इनको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं छोटे छोटे पार्ट में जो है डिवाइड कर देता हूँ। जैसे ये मैंने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, पहले आउटर एरिया को एक्यूरेटली मेजर कर लिया, ये लेंथ को मैंने मेजर कर लिया एक्यूरेटली, और उसका जो भी मुझे निकालना है, ठीक है, लेंथ वगैरह जो भी मुझे एक्यूरेटली मेजर करनी है, ये लेंथ मैंने मेजर कर ली। और ये जो जनरली मेजर की जाती है, ये आपकी इनवार टेप से की जाती है, क्योंकि इनवार टेप ही हमारा सबसे बेस्ट टेप होता है, जिसमें एरर की चांसेस सबसे कम होती है, ठीक है। तो ये मैंने किया मेजर अच्छे से, ये मैंने बाहर से मेजर किया, ठीक है, बाहर से एक्यूरेटली मेजर किया। और जो ये अंदर वाले पार्ट हैं, इनको लेस एक्यूरेसी के साथ मेजर किया, ये अंदर वाले जो पार्ट हैं, इनको लेस एक्यूरेसी के साथ मेजर किया। तो अभी क्या होगा, जो ये छोटे पार्ट की एरर है, ये बड़े पार्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये बड़े पार्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्योंकि मैंने आउटर पार्ट को तो अच्छे से मेजर कर लिया था, प्रिसाइजली मेजर कर लिया था। तो ये इसमें क्या होगा, जब मैं, अगर मैं सपोज ऐसे करता छोटे छोटे पार्ट, इसका एरिया, तो इस एरिया में कुछ एरर होती, सपोज इसको मेजर करता, इसमें कुछ एरर होती, इसमें कुछ एरर होती, तो एरर क्या होती जा रही है, एडअप होती जा रही है, तो एरर वो बाद में क्या हो जाएगी, एक बड़ी एरर हो जाएगी। तो मैंने सिंपली क्या कर लिया, सपोज ये आपका था, ठीक है, ये कुछ एरिया था, मैंने इसको क्या कर लिया, बाहर से मेजर कर लिया एक्यूरेटली, ये इसकी डिस्टेंस को बहुत अच्छे से मेजर कर लिया, ठीक है, और इसका एरिया निकाल दिया। बाद में अगर मैं अंदर का जानना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सब डिवाइड कर दिया छोटे छोटे एरियाज में, और मैंने फिर से इसको मेजर कर लिया। तो सिंपली हम क्या करते हैं इसमें, हम क्या करते हैं, आपका जो आउटर, जो भी आपका क्या बोलते हैं कंप्लीट एरिया है, उसे मोर प्रिसाइजली मेजर करेंगे, और जो आपके जो छोटे छोटे एरियाज हैं, उनको लेस प्रिसीजन के साथ मेजर करते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, होल टू पार्ट जाएंगे, कभी भी पार्ट टू होल नहीं जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, एरर एक्यूमुलेशन नहीं होती है, एरर जो है बढ़ती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, avoid avoid error accumulation to avoid error accumulation, survey is done whole to part इसमें क्या करते हैं, in which जो आपका कंप्लीट एरिया है, जो आपका कंप्लीट एरिया है, हम क्या करेंगे, उससे प्रिसाइजली मेजर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, प्रिसाइजली मेजर। और जो आपका ये क्या था, कंप्लीट एरिया, और जो आपके स्मॉल एरिया हैं, जो इनर एरियाज हैं, स्मॉल एरिया, उनको लेस प्रिसीजन के साथ मेजर कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपकी एरर जो है एक्यूमुलेट नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका, नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका लोकेट लोकेट या लोकेशन ऑफ वन रेफरेंस
with respect to टू रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि मैं किसी एक पॉइंट को जो है लोकेट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंस। अब ये रेफरेंस क्या हो सकते हैं, कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर सपोज ये मेरा कोई पॉइंट है यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स और वाई। क्या मैं इसके रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट जो है लोकेट कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मुझे डायरेक्शन पता नहीं है कि मुझे किधर की तरफ रन करना है। ये इधर की तरफ भी हो सकता है, इधर की तरफ भी हो सकता है, इधर की तरफ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको कोई और एक रीडिंग दे दूं यहाँ पे x1 और y1, तो अब क्या कर सकते हो आप, अब आप पता लगा सकते हो कि ये जो सर्वे वर्क हुआ है किस लाइन में हुआ है। ये आपको पता चल जाएगा इस लाइन में हुआ है। तो अगर तीसरा कोई पॉइंट मुझे लोकेट करना है, सपोज ये पहला पॉइंट P था, सपोज ये पहला पॉइंट P था और ये Q था, और मेरे को R कहीं पे लोकेट करना है, तो अब मैं उसको इजीली जो है लोकेट कर सकता हूँ। तो इसमें आपको तीसरा पॉइंट लोकेट करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की जो है डिटेलिंग पता होनी चाहिए। यानी 2 पॉइंट क्या, आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, उसके कोऑर्डिनेट्स, रेफरेंस, सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप तीसरा पॉइंट लोकेट कर सकते हो। एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में कभी भी आप नेक्स्ट पॉइंट जो है लोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसकी डायरेक्शन पता नहीं है, क्योंकि आपको उसकी डायरेक्शन पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्वे होता है, ये इसमें हम क्या करते हैं, किसी दो नोन रेफरेंस के रिस्पेक्ट में एक तीसरे पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो यहाँ पे सपोज ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। ठीक है, इसका मुझे क्या है, कोऑर्डिनेट सब कुछ पता है। मुझे कोई पॉइंट जो है सी लोकेट करना है इधर की तरफ, तो मैं कैसे लोकेट करूंगा भाई? ठीक है, मुझे कोई सी पॉइंट लोकेट करना है तो मैं चेन की हेल्प से कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेके यहाँ से क्या करूंगा, कोई डिस्टेंस मेजर करूंगा। इन्होंने बोला तीसरा पॉइंट जो है लोकेट करना है यहाँ से इधर की तरफ। ठीक है, तो मैं चेन लेके गया, यहाँ पे मैंने आर्क लगा दिया एक, सिमिलरली इधर से मैंने कोई आर्क लगा दिया एक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका तीसरा पॉइंट जो है इजीली लोकेट हो जाएगा। सपोज इसकी डिस्टेंस 30 मीटर है, इसकी 20 मीटर है, तो हम तीसरा पॉइंट जो है इजीली लोकेट कर सकते हैं। तो ये किसके अंदर आता है, ये आता है आपका चेन मेथड या चेन सर्वे के अंदर। ठीक है, दूसरा अगर मैं बोलूं ऑफसेट, तो ऑफसेट कैसे करते हैं, ऑफसेट कैसे करते हैं, ये सपोज आपका ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, आपको बोला कि एक्स डिस्टेंस बी से चलते हुए, एक्स डिस्टेंस बी से चलते हुए आपको एक ऑफसेट डालना है 10 मीटर का। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे एक क्रॉस स्टाफ रखूंगा। अभी आगे मैं बताऊंगा क्रॉस स्टाफ का यूज क्यों कर, क्या किस लिए करते हैं। क्रॉस स्टाफ का यूज जो है 90 डिग्री एंगल मेजरमेंट के लिए करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रॉस स्टाफ रखूंगा और यहाँ से क्या चले जाऊंगा 90 डिग्री, 90 डिग्री कितना बोला था 10 मीटर। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक पॉइंट सी लोकेट कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑफसेट मेथड। इसको क्या बोलते हैं, ऑफसेट मेथड। ओके, लास्ट वन जो है आपका वो है ट्रेवर्स मेथड। तो मुझे क्या पता है, ए पॉइंट पता है, बी पॉइंट पता है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में कोई सी पॉइंट लोकेट करना है, तो अगर मुझे क्या करना है, ये सी पॉइंट लोकेट करना है और मुझे कुछ एंगल पता है कि मैंने इस थीटा एंगल पे इसको लोकेट करना है, तो मैं क्या कर लूंगा, इस थीटा को मेजर कर लूंगा और इस डिस्टेंस को मेजर कर लूंगा। वो उससे क्या हो जाएगा, ये सी पॉइंट लोकेट हो जाएगा। अगर मेरे को कुछ थीटा पता है, एक्स पता है कि मुझे इतना एंगल पे लोकेट करना है, इतनी डिस्टेंस पे लोकेट करना है, तो मैं वो एंगल मेजर कर लूंगा। कंपास की हेल्प से कर सकते हो, थोड़ोलाइट की हेल्प से कर सकते हो, और वो डिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ चेन की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, तीसरा पॉइंट जो है लोकेट कर दिया। इसे बोलते हैं ट्रेवर्स, इसे बोलते हैं ट्रेवर्स मेथड, इसे बोलते हैं ट्रेवर्स मेथड। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे मैंने बताया कि किसी दो नोन पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं कोई भी तीसरा पॉइंट क्या कर सकता हूँ, लोकेट कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लान एंड मैप। नेक्स्ट है आपका प्लान एंड मैप। ठीक है, तो पहले प्लान, प्लान जो होता है, प्लान नहीं प्लान, प्लान और मैप। ठीक है, तो जो प्लान है वो होता क्या है, जरा देख लेते हैं इसको। सिंपल, आपने कभी देखा होगा, आपने जनरली देखा ही होगा कि जब आप घर बनाते हो तो उससे पहले कहाँ जाते हो आप, सिविल इंजीनियर के पास जाते हो, ऑटो कैड में बोलते हो हमारे घर के लिए एक प्लान बना दो, तो वो क्या करता है, इस तरीके से कुछ कर देता है। ये आपका शीट होगी और शीट में क्या कर देगा, बना देगा आपका
प्लान तो आपका घर घर का जो उसने कुछ शेप बनाया, ये कुछ इस तरीके से बना दिया, तो इसने क्या बनाया, ये टॉप व्यू बनाया है, प्लान बनाया है। तो जनरली जो आपका प्लान क्या होता है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, किसके ऊपर, आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। और इसमें जो हम जनरली स्केल यूज करते हैं, लार्ज स्केल यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो डिटेलिंग जिस तरीके से हो रखी होती है वो लार्ज डिटेलिंग होती है, सारी एक्सटेंडेड डिटेल होती है, यानी एक चार्ट के ऊपर सिर्फ एक आपका घर ही है, सिर्फ पूरे चार्ट के ऊपर सिर्फ एक आपका घर डिटेलिंग हो रही है। अगर मैप की बात करूं तो वही चार्ट होगा, लेकिन उसमें बहुत सारी डिटेलिंग होगी, यानी पूरा कंट्री की डिटेलिंग होगी। तो उसमें क्या है, उसमें आपका स्केल बहुत स्मॉल है। अगर मैं प्लान और मैप को डिफ्रेंशिएट करूं, तो प्लान में आपका लार्ज स्केल होता है और मैप में आपका स्मॉल स्केल होता है, ठीक है। और दोनों में एक और डिफरेंस है, प्लान में कभी भी आपको क्या पता नहीं चलेगा, अंडुलेशन पता नहीं चलेगा, यानी आपको टोपोग्राफी पता नहीं चलेगी कि कहाँ पे ऊपर है कहाँ पे नीचे है, लेकिन आपको मैप में ये डिटेलिंग मिल सकती है, क्योंकि उसमें क्या बने होते हैं, कंटूर्स बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जरा लिख देते हैं, क्या बोला मैंने, प्लान क्या है आपका, प्लान इज अ ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन graphical representation of any surface as projected as projected on horizontal plan या horizontal plane, सॉरी, ठीक है। मैंने क्या किया, किसी भी किसी भी आपका जो बिल्डिंग है उसको क्या किया, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया है, सिंपल, ठीक है। प्रोजेक्शन आपको पता होगा, अगर मैं ऊपर से किसी, जैसे आपका घर के ऊपर से लाइट टॉर्च लगाऊंगा, तो वो एक उसका जो मुझको नीचे जो शेडो दिखेगा, वही उसका प्रोजेक्शन है, ठीक है। वही उसका प्रोजेक्शन है, जो उसका शेप मुझे दिखेगा। सपोज यहाँ पे कुछ है, सपोज मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आपका ये क्या है, इस तरीके से कुछ स्पीयर है, आप यहाँ पे टॉर्च लगाते हो, ठीक है। जब आप टॉर्च लगाओगे तो नीचे आपको शीट के ऊपर क्या दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। और अगर मैं शीट को ऊपर से देखूं तो आपको क्या दिखेगा, अगर मैं यहाँ से देखूं टॉप से, यहाँ से मैं इसको देख रहा हूँ शीट को, तो आप इसके ऊपर क्या दिखेगा, ये दिखेगा। तो ये क्या किया मैंने, प्रोजेक्ट कर दिया है किसको, आपके फीचर को, किसके ऊपर, आपकी शीट के ऊपर मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मैंने क्या कर दिया, उसको प्रोजेक्ट कर दिया है। तो प्लान हमेशा जो होते हैं आपके लार्ज स्केल के साथ बनते हैं। अभी स्केल क्या होता है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आर जनरली प्लान आर जनरली ड्रॉ विद लार्ज स्केल, ठीक है, लार्ज स्केल। अब स्केल की बात हम करेंगे, ठीक है, थोड़ी देर में करेंगे। लार्ज स्केल क्या है और स्मॉल स्केल क्या है, दोनों में डिफरेंस हम देखेंगे। नेक्स्ट है आपका मैप, अब मैप क्या है, आपने मैप देखा होगा, मैप में क्या रहता है, हर एक चीज की डिटेलिंग रहती है, इसमें आपका फीचर भी होगा, ये इसमें रेलवे ट्रैक बना होगा कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, ये हाउसेस बने होंगे, किसी सिटी के मैप की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कुछ घर बने होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका टावर होगा, इसकी तरफ आपका पॉन्ड होगा, यहाँ पे आपका टेम्पल होगा, हर एक चीज की सिटी मैप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कंट्री मैप की बात नहीं कर रहा हूँ। साथ के साथ इसमें क्या होगा, कुछ कंटूरिंग बनी होगी, कुछ इस तरीके से बनी होगी, और इस कंटूरिंग में क्या डिटेलिंग होगी कि कौन सा एलिवेशन ऊपर है और कौन सा एलिवेशन नीचे है, इस तरीके से कंटूरिंग बनी होगी। तो सपोज यहाँ पे लिखा होगा कि इसका जो कंटूरिंग है दैट इज 100, ये आपका 101 है, ये आपका 102 है। तो इधर क्या है, सरफेस आपका इंक्रीज कर रहा है और इधर की तरफ डिक्रीज कर रहा है। फिर यहाँ पे दोबारा से 101.5 है, फिर 100 के बाद दोबारा आपका सरफेस इंक्रीज कर रहा है। फिर यहाँ पे क्या होगा, सपोज यहाँ पे 99 है, तो दोबारा से आपका सरफेस क्या किया, डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरीके से कुछ कंटूरिंग लिखी होगी, और उससे क्या पता चल जाएगा आपको, अंडुलेशन भी पता चल जाएगा और सारे फीचर भी पता चल जाएंगे। और तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैप क्या है, मैप इफ
the scale of graphically projection on horizontal plan or horizontal plan is small, then plan is termed as map. तो यहाँ पे मैंने एक और चीज बोल दी कि भाई आपका जो भी प्रोजेक्शन आपने किया है किसके ऊपर, हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन जो किया है आपने किसी भी प्लान का, और उसका स्केल जो है वो स्मॉल है, तो उसको हम सीधा क्या बोल देंगे, मैप बोल देंगे। जिसका स्केल लार्ज होगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्लान बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, प्लान। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर भी रहते हैं आपके, क्या क्या एडिशनल फीचर रहते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन एडिशन a map generally shows additional feature such as contour line to indicate undulation of ground, ओके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं स्केल। तो मैं यहाँ पे स्केल की बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे हम पहुंच गए स्केल के ऊपर। तो स्केल क्या है आपका, अगर मैं बात करूं स्केल, तो स्केल क्या है आपका, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस ही क्या है, स्केल है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ मैप अपॉन डिस्टेंस ऑफ ग्राउंड। मतलब कि यहाँ पे मैप पे जब भी आपका मैप बनता है, तो इसमें नीचे क्या लिखा रहता है, एक स्केल लिखा रहता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। यानी कि मतलब क्या है इसका, कि 1 सेंटीमीटर जब आप मैप पे मेजर करोगे तो ये 100 मीटर दिखाएगा, किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। यानी आपने कितना मेजर किया, 1 सेंटीमीटर किया मैप के ऊपर, तो ग्राउंड पे डिस्टेंस कितनी होगी, वो होगी 100 मीटर। वो कितनी होगी, 100 मीटर। तो यही आपका स्केल है। तो इसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, स्केल क्या है आपका, स्केल इज डिफाइंड एज द रेशियो। तो यहाँ पे मैं सीधा एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये आप याद रखो, डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। ओके, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, वो मैं इसको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्केल का फॉर्मूला, समझ लो चाहे इसको डेफिनेशन समझ लो, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो स्केल को दिखाते कैसे हैं, तो देख लेते हैं जरा। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन जो हम करते हैं स्केल की, वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इंजीनियरिंग वे में कर सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 1 जो स्केल है आपका, वो है इंजीनियर्स स्केल। इसमें कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें जो स्टेटमेंट बनती है वो कैसे बनती है, मैं दिखाता हूँ। इंजीनियरिंग स्केल में कैसे होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर ऑन मैप, रिप्रेजेंट यहाँ पे ई है, रिप्रेजेंट 50 मीटर ऑन ग्राउंड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर मैप के ऊपर जो है वो ग्राउंड के ऊपर कितना है, वो 50 मीटर है। इसका मतलब ये, तो एक तरीका ये है। एक दूसरा तरीका है आरएफ, जिसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, और यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, तो इसको जरा ध्यान से देख लेना। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। अभी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है, जैसे मैंने ऊपर इंडिकेशन लिखा हुआ है, इसमें भी सेम कुछ इंडिकेशन रहते हैं। किस तरीके से रहते हैं वो हम देख लेते हैं जरा। वो इंडिकेशन किस तरीके से होता है,
वो इस तरीके से होगा। यहाँ पे क्या होगा, RF लिखा होगा किस तरीके से, इस तरीके से 1/5000। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका आप चाहे मीटर में ले लो चाहे सेंटीमीटर में ले लो, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर ऑन मैप रिप्रेजेंट हाउ मच, 5000 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड। ये कन्वर्टेड है सारी डायमेंशन। और आप या तो ऊपर मीटर ले लो या फिर नीचे दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा आपको, सेम जो है यूनिट लेनी पड़ेगी। तो मैंने सेंटीमीटर लिया, जनरली सेंटीमीटर ही लेते हैं, तो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 5000 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड। इसका मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर ऑन मैप represents 5000 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड। ओके, बिल्कुल। तो चलो अब देखते हैं, जो मैं बोल रहा था कि क्या है आपका लार्ज स्केल और क्या है आपका स्मॉल स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is smallest scale। इन सब में से कौन सा आपका छोटा स्केल है। ऑप्शन दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर। सेकंड ऑप्शन दिया है, सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के टर्म में दिया हुआ है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है आपका 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है 100 किलोमीटर। और आपका डी लिखा हुआ है, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, दैट इज 1:5000। इस तरीके से भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो देखो किस तरीके से निकालेंगे इसको। इसमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट स्केल। तो आप क्या कर दो, सबको चेंज कर दो RF में, सबको चेंज कर दो RF में, ठीक है। तो जब मैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालूंगा, तो पहले का क्या है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितना डिनोट कर रहा है, 500 मीटर। ये भी सेम नहीं है, इसको सेम बनाओ। 1 सेंटीमीटर हो गया, नीचे क्या हो जाएगा आपका, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दी, वैल्यू लिख दी, तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 100। तो ये क्या हो गया आपका स्केल, ये हो गया 1/, ये नीचे भी क्या होगा सेंटीमीटर में, 1/50,000, ठीक है। नेक्स्ट वाले को मैं चेंज करूंगा, ये मैंने फर्स्ट वाले को चेंज किया, सेकंड वाले को तो हमने ये ऑलरेडी चेंज है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में। ये कितना है आपका, ये है, ये तो सेम हो गया, तो इसमें तो बता नहीं सकते डिफरेंस। तीसरा देखते हैं जरा। तीसरा बोल रहा है आपका कितना, ये बोल रहा है आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। आपका क्या बोलते हैं, 100 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं आपके, होते हैं 1000। तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 1 मीटर में आपका कितना सेंटीमीटर होता है, 100। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 0। तो देखो कितने 0 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, या करेक्ट इतना ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाले को कन्वर्ट करो, RF इक्वल टू, ये तो हमको दिया हुआ है, इसको तो सिंपल आप किस तरीके से लिखोगे, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट का कैसे पता लगाओगे आप, देखो जिसका ओवरऑल फ्रैक्शन जब आप डिवाइड करोगे वैल्यू, और जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी, देखो अगर आप इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे, इस जिसमें आपका क्या होगा, नीचे की तरफ, सिंपल सी बात है, नीचे आपका क्या डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, सबसे बड़ा होगा जिसका डिनोमिनेटर 1 यूनिट के रिस्पेक्ट में, ऊपर क्या है यूनिटरी किया हुआ है हमने, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तो हम बता नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बता नहीं सकते, लेकिन हम क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे, नीचे वाले को देखेंगे। नीचे देखा इसमें क्या है 50,000, इसमें 50,000, इसमें जो है बहुत बड़ी वैल्यू, इसमें क्या है, ये 1 करोड़ है, ठीक है। तो 1 करोड़ आई थिंक जब आप डिवाइड करोगे, इसकी वैल्यू बहुत कम आने वाली है। सिंपल अगर आप डिवाइड करोगे इसको, तो इसकी वैल्यू बहुत कम आने वाली है, ठीक है। तो जो सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी ये वाली। तो आंसर है ये, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से इनको कन्वर्ट करके जो है आंसर निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।